नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिषी समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिषी समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भी लिखकर भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और नाम लिखकर मैसेज करना है। पंडित अमित पांडे जी आपको उचित उपाय बताएंगे। तो पंडित जी आज का पंचांग भी बताएंगे, साथ ही ज्योतिषी से जुड़ी कई और जानकारियां भी आपको देंगे। अगर आपकी कोई समस्या है या मन में कोई सवाल है तो बिना संकोच नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपको सही और सटीक समाधान मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास शो प्रश्न कुंडली की। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। देखिए, आज है 31 जनवरी 2025, दिन है शुक्रवार। माघ का महीना चल रहा है और अभी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कि आज दोपहर में 1:59 तक रहने वाला है। नक्षत्र की बात करें तो पंचक का नक्षत्र है सद्भिषा, जो कि 4:14 1 फरवरी की प्रातः काल की बेला तक रहेगा। योग है वरियान और करण है कौलव। आज के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त जो है, जो आज का सबसे शुभ मुहूर्त है, वो दोपहर में 12:13 से लेकर के 12:56 तक रहने वाला है। यह सबसे शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। व्यापारियों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए जो चौघड़िया का मुहूर्त है, वह चौघड़िया का शुभ मुहूर्त लाभ का सुबह के ही समय 8:31 से लेकर के 9:52 का ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया लाभ का रहने वाला है। आज का जो सबसे अच्छा मुहूर्त नहीं है, जो कहीं न कहीं लोगों को परेशानी कारण बनता है, राहु काल, उसका भी समय नोट कर लें। वह है सुबह 11:13 से लेकर के 12:35 तक का यह राहु काल है। इसमें भी शुरू के जो 45 मिनट होते हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं होते हैं। बात करूं राशि की तो आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि में गोचर कर रहा है। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं आज के शुभ मंत्र की पंडित जी, तो क्या है आज का शुभ मंत्र जो हमारे दर्शकों को आप देंगे? देखिए, आज गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए आज जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ ये माता दुर्गा से संबंधित है, मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह माता के स्वरूप का वर्णन है और उनसे सब प्रकार से मंगल की कामना की गई है। उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि सब प्रकार से सर्व मंगल मांगल्य, मंगल हो और मांगल्य के काम हो, ये दो बात कही गई है प्रार्थना में। और सर कार्यों की सर्वार्थ साधिके, जो भी आपकी मनोकामना है, सर्वार्थ साधिके, सब प्रकार के साधन और जो है इच्छाओं की पूर्ति हो। और शरण्ये त्र्यंबके गौरी, हे माता गौरी, मैं आपकी शरण में हूँ और आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार हुआ और इस प्रकार से इस मंत्र के करने से मंगल और मांगल्य की प्राप्ति होती है। भगवती माता दुर्गा, जगदम्बा, पराम्बा भगवती की कृपा मिलती है। इसलिए ये जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इस मंत्र को यात्रा करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, कोई नया काम शुरू करने से पहले इस मंत्र को 11 बार अगर आप उच्चारित करते हैं तो उस कार्य की सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और पंडित जी अगर हम बात करते हैं आज के शुभ उपाय की, तो हमारे दर्शकों को आज क्या करना चाहिए जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिले? आज स्नान आदि करने के बाद जब भी अपने आप मंदिर में जाएं तो माता दुर्गा को नैवेद्य में जो है वो खीर का भोग लगाएं। बढ़िया दूध और चावल, ड्राई फ्रूट डाल करके बढ़िया खीर बनाएं और 1 कटोरी, अगर प्रातः काल लगाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो सायंकाल भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये गुप्त नवरात्र के बहुत अच्छे समय चल रहे हैं। सूर्य भी मकर राशि में गोचर कर रहा है, माघ का महीना चल रहा है और ये 9 दिन प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो 9 दिन गुप्त नवरात्र के हैं, ये बहुत दिव्य हैं, बहुत अच्छे कहे जाते हैं। इन दिनों में दुर्गा की आराधना जैसे भी की जाए वो सब प्रकार से बलवती होती है, फलवती होती है। जी बिल्कुल। और वही शुभ वास्तु की अगर हम बात करें तो आज क्या वास्तु टिप देने वाले हैं?
देखिए, वास्तु टिप आज का बहुत आसान है, आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके मकान का या आपके फ्लैट का जो ईशान कोण है, ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर के कोने को। नॉर्थ ईस्ट के जो कॉर्नर की जगह है, आप कंपास में देख लीजिए, अपने मोबाइल में कंपास देखेंगे कहाँ पे वो कोना पड़ता है, वो स्थान आपके फ्लैट का या मकान का कहाँ पे है, उसको आप नियमित साफ रखें। हो सके तो दोनों टाइम नहीं, एक बार जरूर उसको साफ रखें। उस कमरे को, उस स्थान में किसी भी तरह गंदगी न होने दें, उसके दीवारों को बिल्कुल चमका के रखें, उसकी फर्श को चमका के रखें। हो सके तो वहाँ पे डेली पोछा लगाएं, क्योंकि ईशान कोण जो है वो हमारे यहाँ देवताओं का स्थान कहा जाता है। ईशान कोण के स्वामी ईशान है। ईशान का मतलब होता है शिव जी का ही नाम ईशान है, और अगर ईशान गंदा रहेगा तो कहीं न कहीं ये गृह स्वामी के लिए क्लेशकारी होता है, दोषकारी होता है, बीमारियों का ये कारण बनता है। इसलिए ईशान कोण हमेशा सब गृहस्थ को साफ रखना चाहिए। अपने कमरे का, अपने घर का, अपने फ्लैट का, जितने भी बड़े आप छोटे आवास में रहते हैं, उसका जो ईशान कोण है उसको आप साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें। हो सके तो वहाँ पे जो है पूजा स्थान बनाए। अगर पूजा स्थान नहीं भी बनाए हैं तो कम से कम उसे नीट एंड क्लीन जरूर रखें। बिल्कुल। और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। सविता जी, एक कॉलर देवरिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सविता जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? प्रणाम पंडित जी। ये आशीर्वाद। हमारे वो हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मालूम है, बहुत वो कर्जे में डूबे हैं, बहुत परेशानी चल रही है और तबीयत हमारी भी ठीक नहीं रह रही है। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? उपेंद्र कुमार मिश्रा। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए सविता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उपेंद्र कुमार मिश्रा। उपेंद्र जी, क्या क्या जानना चाहती उपेंद्र जी के बारे में? उम्र क्या वही है? उनकी उम्र 55-56 साल करीब है। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप देवरिया और से ये जैसे कर्जे में डूबे हैं, अपना काम चल नहीं रहा है, परेशान होते रहते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखिए, जो आपने उपेंद्र जी के बारे में सवाल पूछा है, तो इनकी जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि पिछले 2.5 साल से ऐसी ऐसी चीज़ें इनके जीवन में घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से टूट गए हैं। टूटने का अर्थ यहाँ पर यह लेना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से व्यक्ति जो है विफल हो जाता है अपनी योजनाओं में, और यह स्थिति इनको 2.5 साल से फेस ऑफ करनी पड़ रही है। और अभी इसमें इनको कम से कम 9 महीने और करना पड़ेगा तकलीफ़, और ये 9 महीने अक्टूबर में जाके ख़त्म होंगे, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे 2.5-3 महीने के लिए। वहाँ पे जा कर के इनकी सेहत में भी सुधार होगा और आर्थिक परिस्थिति में भी इनको काफ़ी सुधार का देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो ये समय चल रहा है उसमें भी ये जो पिछले जुलाई से जो समय बदला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने इतने ख़राब गए हैं कि जिसमें इनको समझिए सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। एक तो स्वास्थ्य भी खराब है, दूसरे हाथ में पैसे भी नहीं है। कभी कभी तो स्थिति ये हो जाती है कि अपने इलाज के लिए डॉक्टर को फीस देने के लिए पैसे इनके पास नहीं होते हैं, ये स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इनको मैं एक ही उपाय बताऊंगा कि आप जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं, उनकी जीवन संगिनी हैं, तो अगर एक जीवन संगिनी चाहे तो कहते हैं ना कि सत्यवान से अपने पति के प्राण छीन लाती है, तो ये तो जीवन के थोड़े से आर्थिक संकट हैं, इसको आप ठीक कर सकती हैं। आपको सिर्फ एक उपाय करना है कि आप अपने आसपास के कोई शिव मंदिर का चयन कर लीजिए और प्रातः काल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद नियमित रूप से भगवान शिव को जलाभिषेक करिए। आपको कोई उपचार की सामग्री नहीं चढ़ाने की जरूरत है, कोई बहुत प्रकार के जो है उनको नैवेद्य इत्यादि समर्पित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लोटा जल और उसमें एक बिल्वपत्र, वो वहाँ पे बिल्वपत्र उनको चढ़ाइए और वहाँ बैठ करके 12 मिनट आप उनसे अपने मन की प्रार्थना करिए और वहीं बैठिए मंदिर में। और उसके बाद लौटते समय जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हो, ध्यान रखिए वो कटा फटा न हो, वो बिल्वपत्र ला करके जिस बिस्तर पे आपके पति रात में आराम करते हैं उसके तकिए के नीचे बिल्वपत्र रखिए। ये 21 दिन लगातार करेंगे तो आपके पति की सेहत भी ठीक होगी और वक्त के साथ, वैसे तो अक्टूबर तक आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन जब आप शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू करेंगे तो 40वें दिन के बाद से आर्थिक स्थिति पर भी नियंत्रण आना शुरू होगा। वैसे ये 2.5 साल की ये जो दशा रही है इनकी, उपेंद्र जी की, बहुत ख़राब रही है और इस समय इनको जो है लीवर की बीमारी बहुत परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा ही मतलब इनको तकलीफ बढ़ गई है। लेकिन चिंता न करें, ये उपाय करें, ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगले कॉलर हमारे साथ है सुरेंद्र कौर जी पंजाब से। सुरेंद्र कौर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। ये आशीर्वाद। हाँ जी,
हाँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। जी हाँ जी, बेटी का नाम है अंशुमन, जी 17 अगस्त 1981, जी 6:20 सुबह के, और जी। स्थान है हुशियारपुर, पंजाब। पंजाब में कहाँ पे? हुशियारपुर। होशियारपुर। पूछिए, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, पंडित जी, मेरा प्रश्न ने ना फेक सर्टिफिकेट बनाने के वास्ते किसी केस में फंसा दिया है, तो ये देखना है कि क्या इसको कोई नुकसान होगा या ये इससे निकल जाएगी या कोई और मुश्किल में ना फंस जाए। और दूसरा, इसका बहुत ही मुश्किल समय निकल रहा है, तो ये कब तक चलेगा और इसका भाग्य कब उदय हुआ, फ्यूचर क्या है? देखिए, इनका जो भी प्रॉब्लम है ये बुध में शुक्र की अंतरसाथ चल रही है। जब से ये दशा आई है तब से इनको अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, और ख़ास करके कुछ ऐसे लीगल प्रॉब्लम, कागज डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों को दुख भी होता है, परदेश में भी दुख होता है। और इसमें जो स्थिति इनकी बनती हुई दिखाई दे रही, ये दशा इनकी शुरू हुई है सन 2024 के लास्ट से, और अभी ये प्रॉब्लम इनकी ख़त्म होगी जून 2026 में। तो अभी जून 2026 मतलब पूरा 15 महीने, अभी 16 महीने इनको इंतज़ार करने की आवश्यकता है। जब बुध में सूर्य का अंतर आएगा उसके बाद ये वापस जो है ठीक हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम इनके जीवन की ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी कम से कम ये 1 वर्ष का इंतज़ार इनको करना चाहिए। दशा बहुत ख़राब है, और अभी चूँकि ये शुक्र का अंतर चल रहा है तो इनको दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए, ठीक प्रकार से दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप उनकी माँ हैं तो शुक्रवार के दिन इनके लिए कुछ जो है कन्या पूजन करके कुछ दान इत्यादि जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो दशा है ये कहीं न कहीं इनके सेहत की दृष्टि से, इनके करियर की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है एक तो पारिवारिक दबाव भी होता है, दूसरे सरकार का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दशा बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, और 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान लड़की है ये। 1 साल अभी और ये बुरे दिन है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सूर्य इसका बहुत अच्छा है, बस तो जाएगी, लेकिन यह है कि कुछ ज़रूर इसको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, और ये थोड़ा सा इसके लिए ठीक नहीं समय चल रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। जी, अगली कॉलर हमारे साथ अनीता जी जुड़ गई हैं हरियाणा से। अनीता जी, अब पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? अनीता जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, अपना सवाल कीजिए, लेकिन उससे पहले टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ठीक है, हमारी अगली कॉलर पूजा जुड़ गई है हमारे साथ। पूजा जी, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ, मेरी बेटी का नाम पनवीर है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 तारीख 11 महीने 2010। मैं पूछना चाहती कि वो पढ़ाई लिखाई में कैसी? 17 क्या बताया आपने? प्राप्त 17/11/2010। हाँ 17/11/2010 जी। और शाम के सुबह के 6:55 पे हुई थी। सुबह क्या समय बताया आपने? 6:55। सुबह 6। कहाँ पैदा हुई बच्ची? ग्रेटर नोएडा। जी। देखिए, जो आपने अपनी बेटी का डिटेल बताया है 17 नवंबर 2010 6:55 सुबह का, नोएडा। अब इसके हिसाब से इसकी वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है, और इसकी जन्म राशि मीन है, उत्तरा भाद्रपद इसका जन्म नक्षत्र है। अभी बुध की दशा इसकी चल रही है, जो कि नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और यह दशा अभी जब तक रहेगी तब तक कहीं न कहीं इसके अंदर अतिरेक क्रोध की मात्रा का होना, और पढ़ने में तो ठीक है, ज्ञान विद्या तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या है कि स्थिरता नहीं है बुद्धि में। एक जगह बैठ करके लगातार ये सीख नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है चीज़ों को। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इसके साथ बैठना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। 15 वर्ष की हो गई है बेटा, लेकिन अभी इसके अंदर जो बुद्धि शक्ति है, जो कौशल है, वो कहीं ना कहीं कम है इसकी उम्र से। वो सीखना नहीं चाहती है या बैठना नहीं चाहते, स्थायित्व तो नहीं होता है। तो ऐसे में आप इसके साथ थोड़ा लग करके इसको बैठाना सिखाइए। इसको जो है कोई चीज़ जैसे पढ़ाई जाती है तो एक बार से अधिक बार इसको कम से कम रिपीटेशन बार इसको सिखाना पड़ेगा। एक चीज़ एक बार में नहीं, 2-3 बार में इसको समझ में आएगी। तो ये सब चीज़ें आप इसके साथ करिए, क्योंकि ये जो वक्त है ये कहीं ना कहीं मन में भटकाव देता है, अशांति, स्थिरता देता है।
क्योंकि ये अभी 15 वर्ष की हुई और अभी अगले 4 साल ये स्थिति बुद्धि में इसके रहेगी। तो केवल आप इसके साथ बैठें, पढ़ने में स्कूल जाते समय इसके आप नज़र बना के रखें, क्या पढ़ती है, डेली रूटीन इसका चेक करें, क्योंकि केवल और केवल अस्थिर बुद्धि होने की वजह से पढ़ाई खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। ये समय 4 साल का अगर निकल गया ठीक प्रकार से आपने इसको ध्यान रख लिया तो आगे जीवन में कोई दिक्कत नहीं। भाग्य इसका बहुत अच्छा है, भाग्य का स्वामी चंद्रमा पंचम में बैठा हुआ है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, अपने लिए भी अपने पिता के लिए भी। तो कुल मिलाकर कुंडली ठीक है, लेकिन यही 4 साल इसके ठीक नहीं है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा आपकी केयर, ये बच्चा आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ अगले कॉलर विवेकानंद जी जुड़ गए हैं झारखंड से। विवेकानंद जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी। मेरा जन्म तिथि 30 जुलाई 1985 है। जन्म का समय 7:05 संध्या है और जन्म स्थान हजारीबाग है। जी, समय क्या बताया आपने, एक बार फिर से बता। 7:05 संध्या। 7:05 सायंकाल। जी बताइए विवेकानंद जी। जी मैं ये अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मेरा आर्थिक जन्म स्थान कहाँ रहा आपका? हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग। सवाल कर सकते हैं आप। जी, मैं अपना जो आने वाले आर्थिक स्थिति और कैरियर को लेकर पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा। जी देखिए, जो आपने अपनी डिटेल बताई है विवेकानंद जी, 30 जुलाई 1985 सायंकाल 7:05 हजारीबाग, झारखंड। अभी राहु की दशा चल रही है और राहु आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा का अंतर चल रहा है और अभी जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य से थोड़ी सी नीचे है, मतलब औसत दर्जे की आर्थिक स्थिति अभी दिखाई दे रही है। लेकिन चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अभी आपका भविष्य या अच्छा समय ठीक होने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि अभी राहु में चंद्रमा का अंतर है, ये जिम्मेदारियों का काल है, ये थोड़ी सी मानसिक दबाव का वेला है, अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर थोड़े खर्च की स्थिति बन रही है। लेकिन जैसे ही ये राहु की दशा समाप्त होगी और देवगुरु बृहस्पति की दशा शुरू होगी, वह दशा आपके लिए ठीक रहने वाली है। केवल सेहत की दृष्टि से वो दशा ठीक नहीं होगी, आर्थिक दृष्टि से वो दशा आपकी ठीक होगी। वो दशा की शुरुआत 2026 के जुलाई के महीने से होगी और देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हुए मकर राशि में। हालांकि मकर का बृहस्पति नीच का होता है, लेकिन लग्न का बृहस्पति अपने आप अच्छा फल करता है। परिश्रम से धन भी आएगा। हाँ, सेहत को जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दे सकती है, आपको बार बार थोड़ी सी यूरिन और एलर्जी की बीमारी हो सकती है, तो इससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय मेडिकल ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप एक केले का पौधा लगाएं, उसको जल नियमित रूप से दें। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा और आपका जीवन और करियर दोनों अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और हमारे अगली कॉलर हैं शिवानी कुमारी बिहार से। शिवानी जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा सवाल ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं दिनांक 4:45 3/11/2006 बेगूसराय बिहार। 2006। समय क्या बताया आपने? 4:45 सुबह में कि शाम में? 3/11/2006। नहीं, ये सुबह का समय है या शाम का है? 4:45। सुबह का है, सुबह का। जन्म स्थान आपका बिहार में कहाँ? बेगूसराय। बेगूसराय। प्रश्न क्या आपका? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, आपने जो अपनी डिटेल बताई है 11 फरवरी 2006 4:45 बेगूसराय। आपने कहा कि आपका शिक्षा मन नहीं लगता है। बुद्धि और विद्या का स्वामी शनि और मंगल आपकी जन्म कुंडली में तृतीय एकादश बैठे हुए हैं, लेकिन एक छठे हैं, दूसरा 8वें हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक उपाय कहूँगा कि आप शनिवार के दिन नियमित रूप से भगवान शिव का दर्शन करना शुरू करिए और संभव हो सके तो सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जलाइए। शनि और चंद्रमा की जब युति होती है, ये सभी दर्शकों को बता दूं, इसे विषयोग कहा जाता है। जैसे विषयोग का अर्थ होता है कि दूध में कोई नींबू डाल दे तो दूध क्या होता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो इसी तरह से शनि और चंद्रमा जब एक साथ युक्त होते हैं तो विषयोग का निर्माण करते हैं, मतलब बुद्धि में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों का आना, क्रोध का आना,
सब लोगों को अपना शत्रु समझना, विरोधी समझना, घर वालों की अच्छी बातों का भी बुरा मानना, उनके साथ अपने संबंधों को खराब कर लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और स्वयं गलती करके स्वयं भी डिप्रेशन में चले जाना, ये सामान्य सी शनि चंद्रमा के युति का फल होता है। यहाँ पे ऐसे लोगों को जिनकी भी जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है या शनि चंद्रमा को देखता हो, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ शिव उपासना करनी चाहिए और रात्रि में सोने से पहले कम से कम 12 मिनट ध्यान करना चाहिए। और ध्यान किसका करना चाहिए? जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है वही ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए? बिस्तर पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और आंखों को बंद करने के बाद अपने नासिका के अग्रभाग पे मन को रखने का प्रयास करिए, केंद्रित करने का प्रयास करिए। मतलब आंखों को बंद किया और जो नासिका के अग्रभाग है इस पे आंख बंद करके और दोनों बंद आंखों से यहाँ देखने का प्रयास करिए। इस तरह से ध्यान की प्रक्रिया करने से ये जो शनि चंद्रमा का विषयोग है इसका प्रभाव निष्क्रिय होता है, कम हो जाता है। ये अगर आप 24 दिन लगातार करेंगे तो ये सबको लाभ देता है, हर आयु वर्ग को लाभ देता है। किसी भी आयु के पड़ाव पे आप हैं, कोई भी आपकी स्थिति है, शारीरिक मानसिक सब प्रकार से ये लाभ देता है। और शनि चंद्रमा की युति जिसकी कुंडली में है उसको जरूर ये करना चाहिए, क्योंकि इससे मन भी स्थिर होता है और ये शनि के दोष से मुक्ति भी मिलती है। तो आप बच्चे जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो बार बार आप जो है पढ़ते हो समझ नहीं आता है और पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपकी रुचि ही नहीं है, सच बात तो ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आराम और कहीं ना कहीं निद्रा और जो है जो फालतू के काम दिन भर है कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, इस तरह की जो एक्टिविटी, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग पे जो आप बोझ नहीं डालना चाहते, उसका कारण यही है शनि चंद्रमा की युति। तो इसके लिए ये जो मैंने उपाय बताया है ये करिए, ध्यान करिए और नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए और सायंकाल शनिवार जो है आप पीपल के वृक्ष में दीपक देना शुरू करिए। तो मुझे उम्मीद है कि 20-21 दिन के अंदर आपके अंदर बौद्धिक रूप से परिवर्तन होना शुरू होगा। बुद्धि में जब एक बार स्थिरता आनी शुरू होती है, एकाग्रता बढ़ना शुरू होती है, तो आदमी की पढ़ाई में मन लगता है और जिस लक्ष्य को साधता है वो लक्ष्य भी उसको प्राप्त हो जाता है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। जितेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न हाँ कर जी, सकते हैं। मैम नमस्कार, मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ, जितेंद्र कुमार मैम। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ मैम 6 जून 1984 है, 66984। मैम मैंने MA किया हुआ है, तो मैं मैम फ्यूचर के बारे में जानना चाहता अभी मैं प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लाइन में हूँ, टीके मैनेजर। आपका तो समय क्या है? मुझे थोड़ा जल्दी से कंफर्म कराएं। समय बता दीजिए, आपका जन्म का समय क्या है? मैम जन्म का समय तो एक्चुअली जो है पिछला वो मुझे ऐसा याद नहीं, बट डॉक्यूमेंट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1984 और जितेंद्र कुमार नाम है मेरा। देखिए ऐसे सवाल नहीं बनता है, यहाँ पे जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वही बताना चाहिए। आप अपना सवाल पूछे जितेंद्र जी, उम्र बताइए। हाँ, सवाल पूछे सर। गुरु जी सवाल मेरा यही है कि मेरा जो आगे भविष्य है और जो है वो सब कुछ कैसा है। आपका नाम जितेंद्र हुआ? जी, जितेंद्र कुमार नाम। देखिए जो आपका अभी मैं प्रश्न कुंडली के हिसाब से बताऊंगा, जो आपने अपने करियर और रोजगार से संबंधित जो आपने प्रश्न किया है उसके लिहाज से 1 2 3 4 5 6। देखिए अभी तो समय आपका ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से खास करके मुझे लगता है 2.5-3 महीने से थोड़े से आप आर्थिक दबाव में दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, परिश्रम आप बहुत कर रहे हैं और पराक्रम के ही दम पे आपकी ये जीविका है, मेहनत के ही दम पे आपकी जीविका है और ये जीविका में कोई बाधा, कोई दिक्कत आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा अर्थ की कमी ज़रूर महसूस हो रही है पिछले 2-2.5 महीने से, या तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर लिया है या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी है। बाकी अगर आपके भाग्य की बात की जाए तो अभी 2.5 साल आपका भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। जो भी आप लक्ष्य साधेंगे वो आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। थोड़ा सा कभी कभी जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके पास धन कम है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बताता हूँ, एक सुंदरकांड का पाठ आप रोज़ करिए, तो यह जो आपकी पीड़ा है कि आपके पास पैसे कम है वह भी ठीक हो जाएगी और जितनी आपको ज़रूरत होगी धन की, जीवन में आगे बढ़ने की, जीवन को सुखी बनाने की, वह भी आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में कोई दोष, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। करियर के लिहाज से, जीविका के लिहाज से आपका जीवन अच्छा है। कभी बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट का सामना आपको करने की स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और हमारे साथ व्हाट्सएप पर अगली कॉलर है मीनू, जो कि जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इनका है 6/2/2000, समय है सुबह के 2 बजे और जन्म स्थान है बोकारो। जी, समय और ये समय क्या है इनका? सुबह के 2 बजे। बोकारो इनका जन्म स्थान है
और जॉब से रिलेटेड इनका सवाल है कि करियर कैसा रहेगा। देखिए, जो इन्होंने अपनी डिटेल बताई है 6 फरवरी सन 2000 2 बजे दोपहर इनका करियर है। तो दसम भाव का स्वामी सूर्य और लग्न का स्वामी मंगल। 2 बजे सुबह का पंडित हाँ, जी? 2 बजे सुबह का ही मैंने लिया है, भोर का जी। 2 बजे AM का ही 6 फरवरी 2002 AM, मतलब भोर का समय है इनका, मध्य रात्रि के बाद का। तो अभी तो बृहस्पति की दशा चल रही है। जो दशा इनकी जन्म कुंडली में के हिसाब से देखा जाए तो मध्यम दशा कही जाएगी, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है, क्योंकि नीच का शनि उसके साथ बैठा हुआ है। ऐसी दशा में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, परीक्षाओं को लेकर के, नौकरी की इंटरव्यू को लेकर के, ये तमाम जो है कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी ये दशा केवल निकल जाए लगभग 3 वर्ष की, उसके बाद भविष्य इनका अच्छा है। करियर के लिहाज से इनका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, चूँकि सूर्य और मंगल ये 2 ग्रह इनके काफ़ी अच्छे हैं। आपको केवल अपने विल पावर को ठीक रखने की आवश्यकता है। नियमित रूप से आपको चाहिए कि भगवान सूर्य की उपासना करें, ध्यान इत्यादि किया करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपका विल पावर कमज़ोर होने की वजह से नौकरी में, पढ़ाई में दिक्कत होती है और इसकी वजह से आप पीछे रह जाती हैं। तो आप थोड़ा सा अपना विल पावर मजबूत करें। ये 2 साल जो अभी समय चल रहा है बृहस्पति का, ये और शनि का, ये 2 दशाएं निकल जाएंगी, फिर जीवन में कोई दिक्कत नहीं। पूरा जीवन आपका 15-16 साल अगले बहुत अच्छे हैं, सब सुख वैभव आपको जरूर प्राप्त होगा। अगले कॉलर हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं हिसार से। सुनील जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी प्रणाम। ये आशीर्वाद जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है सर 14/3/1994। समय है जी 2 PM, दोपहर के 2 PM। और मेरे को सर ये सवाल ये है कि सरकारी नौकरी में गवर्नमेंट टीचर के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर। 14/3/94 समय क्या बताया आपने अपना? समय 2 PM सर। 2 PM, ठीक है। कहाँ पैदा हुए? हिसार में जी, खरिया हिसार। जी, बताइए क्या कह रहे थे? मैं गवर्नमेंट टीचर के लिए तैयारी कर रहा हूँ सर, सरकारी नौकरी के लिए। अगर सरकारी नौकरी के योग हैं या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस के योग हैं? देखिए, सरकारी सेवा में जो आपने प्रश्न किया है, योग तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दसम भाव का स्वामी मंगल वो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ है। तो ऐसे लोगों को सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलता है, सरकारी सेवा से लाभ भी मिलता है। भाग्य का स्वामी आपका बृहस्पति वो अपने भाव से है तो खटाष्टक के केंद्र में है, इसलिए भाग्य भी सहायक होगा। दशा भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि जून 2026 के बाद आपको सरकारी सेवा में जाने का योग है, जब शुक्र में बुध का अंतर आएगा। शुक्र आपका उच्च का है, अब बुध चूँकि अष्टम भाव में है, लेकिन बुध की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी कही जाएगी, क्योंकि वो धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है। और मंगल की स्थिति जो है चूँकि वो भी सद्भिषा नक्षत्र में है, तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं जून 2026 तक का इंतज़ार करना चाहिए, वहाँ के बाद आपको सरकारी सेवा में जाने का योग है। वैसे आपको बड़ा करियर सोचना चाहिए, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हुई है, आपको घर से बाहर जाने चाहिए, विदेश यात्रा करना चाहिए, बाहर जाकर के अपने जन्मभूमि से दूर जाकर के आपको जीविका के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जीविका की जो है तैयारी करनी चाहिए। वहाँ आपको बेहतर सफलता मिलेगा, बनस्पत कि आप अपने जन्म स्थान में रह करके सरकारी या गैर सरकारी कोई काम करते हैं, उसके अपेक्षा आप कहीं बाहर जाएं, विदेश यात्रा करें, उससे आपकी बड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आप करियर में बहुत आगे जाएंगे। जी, अगली डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पे मिली है। स्तुति सिंह इनका नाम है जी, और 30 जून 2010 का इनका जन्म का समय है और 5:30 बजे सुबह टाइम है। और जो जगह 30 जून 2010 डेट ऑफ बर्थ 2010 समय क्या है? समय है सुबह 5:30 बजे और नोएडा का इनका जन्म स्थान है। तो ये जानना चाहते हैं करियर को लेकर, क्योंकि बता रही हैं कि अभी 9th में है, तो आगे क्या इन्हें लेना चाहिए सब्जेक्ट जिससे कि इनके करियर में आगे जो बढ़ोतरी है वो सही तरह से हो। 30 जून 2010 5:30 बजे सुबह नोएडा का मैंने लिया है और मिथुन लग्न में इनका जन्म हुआ है और इनकी जन्म राशि जो है मकर है। अभी राहु में शनि का अंतर चल रहा है, राहु और शनि की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वह ठीक नहीं दिखाई दे रही है। मतलब वर्तमान जो है इनकी पारिवारिक और जो मतलब पढ़ाई का जो ताना बाना है कहीं ना कहीं अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि 1 मई के बाद इनकी पढ़ाई पटरी पे आ जाएगी और पढ़ाई इनकी ठीक होगी, अगले 2-2.5 साल ये ठीक ठाक निकाल लेंगी। रही बात इनके करियर चुनने की, क्या ये पढ़ें,
तो इन्हें जो है जो पब्लिक डीलिंग के काम होते हैं उससे जुड़े हुए MBA या कॉमर्स से जुड़ी हुई शिक्षा, इन सब चीज़ों में पढ़ाई करनी चाहिए, उसी में इनको करियर बनाना चाहिए। इसके अलावा जो है ये टीचिंग फील्ड में जा सकती हैं, ये जो है किसी सब्जेक्ट में PhD इत्यादि कर सकती हैं। इस तरह से इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, कोर विज्ञान या साइंस के विषय से थोड़ा सा इनको तकलीफ हो सकता है, तो बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान या विशुद्ध गणित की पढ़ाई से थोड़ा सा इनको तकलीफ होगी, तो उस तरफ न जा करके अदर देन साइंस के सब्जेक्ट्स के आगे जाएं तो वो इनके लिए बहुत ठीक होगा। नहीं तो क्या करियर में बिजनेस की तरफ जाएं या फिर नौकरी करें? देखिए, शुरुआती दौर में नौकरी ही करना इनके लिए ठीक होगा, क्योंकि जिन भी जातकों या जातिका की जन्म कुंडली में धनु का राहु होता है, नीच का राहु सप्तम भाव में होता है, वैसे लोगों को हमेशा नौकरी करनी चाहिए। व्यापार में ऐसे लोगों को कभी एक तो पूंजी नहीं मिलती है, पूंजी मिलती है तो खराब हो जाती है, तो नौकरी ही इनके लिए बेहतर विकल्प है, नौकरी की तरफ ही जाना चाहिए। अगली कॉलर हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं बिहार से। पूनम जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम मैडम। जी बताइए। मेरी एक लड़की है, उसका नाम है शिवानी कुमारी जी। उसका 3/11/2006 का जन्म है। बेगूसराय बिहार का। सुबह 4:45। सवाल क्या है? सवाल ये है कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा और पढ़ाई लिखाई में कैसे मन लगेगा। देखिए 4:45। जी 3 नवंबर 2006 4:45। जी देखिए इनकी 2006 का है। हाँ 2006 3 नवंबर 2006 4:45 सुबह बेगूसराय का। इसके लिहाज से तुला लग्न की जन्म कुंडली है और इस बच्ची की वर्तमान में बुध की दशा चल रही है, राहु का अंतर है। पहली बात तो पढ़ाई तो बाद में पूछिएगा, पहले तो इसकी सेहत ठीक नहीं चल रही, पहले उस पर ध्यान दीजिए। बार बार पेट के और स्किन की बीमारी इसको हो रही है, उसमें आपको ज़रूर इस पर इलाज कराना चाहिए, ठीक प्रकार से इसका जांच वगैरह करा के दवा कराइए। दूसरी बात, पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, बहुत अच्छी लड़की है। इसके मन में विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति बड़ी लालसा है और पढ़ने में ठीक होगी, बुद्धि में कोई कमी नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव का बृहस्पति बच्चे को ज्ञान के प्रति, किताबों के प्रति हमेशा लगा के रखता है, जोड़ के रखता है। क्योंकि सेहत ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से पढ़ाई बार बार खंडित होती है, टूटती है, ब्रेक होती है। तो इसके लिए इसकी सेहत को ठीक रखने का हर संभव प्रयास आप करिए। इसके लिए जो भी उचित डॉक्टरी परामर्श हो वो लीजिए और जांच वगैरह करा के दवा दिलाइए। सन 2027 के जून के महीने के बाद यह जिस भी क्लास दर्जे में पढ़ाई पढ़ रही होगी, जो भी कर रही होगी, उसमें ये टॉप करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी, सफलता प्राप्त करेगी। लेकिन जून 2027 तक शारीरिक पीड़ा की वजह से, बार बार शारीरिक तकलीफ की वजह से इसकी पढ़ाई भी रुकेगी, कम नंबर भी आएंगे और कहीं ना कहीं इसको थोड़ी सी मानसिक तकलीफ भी बढ़ेगी कम नंबर आने की वजह से, या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि पढ़ाई रुक भी जाए, ये फेल भी हो जाए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परीक्षाएं छूट भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो कालखंड अभी चल रहा है इसका, ये ठीक नहीं है, ये सेहत में बड़ी समस्याएं देता है, कम आयु में बच्चियों को गायनिक प्रॉब्लम भी दे देता है। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए एक इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र आप माँ हैं, आप स्वयं जपें। अगर ये बच्ची कर सकती है तो स्वयं करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये त्र्यंबक भगवान का, भगवान शिव रुद्र का ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसको करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को 10 माला अगर रोज किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर सारी बीमारी, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं नियम पूर्वक। चाहे आप करें, चाहे आपकी बिटिया स्वयं करे, तो जरूर इसको लाभ मिलेगा। सेहत अगर इसकी ठीक हो जाए तो पढ़ाई लिखाई में, करियर में बहुत तेज है, बहुत आगे जाएगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर वैभव जी जुड़ गए हैं सूरत से। वैभव जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम है वैभव, मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। जी, डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे का नाम है हितेन और उसकी जन्म तारीख है 3 सितंबर 2021। जी, समय और समय है 11:46 11:46 AM। 11:46 11:46 AM। जी, कहाँ पैदा हुआ बच्चा? सूरत, गुजरात। क्या जानना है आपको?
जानना ये है कि ये 3 साल 3 महीने का हो चुका है पर अभी बोलना शुरू नहीं किया है, स्पीच डिले है और इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, स्पीच में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीच में कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये अभी बोलने में 1 वर्ष का और विलम्ब लगेगा। 1 वर्ष के बाद ये बोलना शुरू कर देगा। कोई इसको स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह के गलत धारणा अपने बच्चे के प्रति न बनाएं कि वो उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या वो जो है डिले बोलता है। कभी कभी ऐसा होता है, आजकल के बच्चों में एक ये आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम आ गई है। ये कहीं न कहीं मोबाइल की संस्कृति ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। ये इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों को पिछले 1-1.5 साल से आपने मोबाइल पकड़ा रखा है हाथ में, और ये मोबाइल का ही दुष्प्रभाव है जिसकी वजह से ही इसकी स्पीच डिले हुई है। आप 1 मिनट के लिए भी इसको मोबाइल मत दीजिए। 1 मिनट के लिए मोबाइल से आप इसको दूर कर दीजिए। घर में हो सके तो आप स्वयं इसके माता पिता भी नॉर्मल कीपैड के मोबाइल यूज़ करिए। किसी तरह के इस तरह के जो आधुनिक तरीके के जो गैजेट्स हैं वो यूज ना करें, क्योंकि ये जब भी मोबाइल देखेगा ये उसका दुष्प्रभाव है कि स्पीच और डिले होगा। आप इसकी मोबाइल इसे छीन लीजिए, इसको बिल्कुल मत दीजिए। आप इसको बच्चों के साथ बैठाइए, थोड़ा सा इसको सोशलाइज करिए। ये अपने आप स्वतः प्रक्रिया से बोलने लगेगा। किसी भी इलाज, किसी भी दवा की जरूरत इसको नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में 4th भाव में बैठा है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता होते हैं। कभी भी ऐसे लोग की वाणी दोष नहीं होता है, क्योंकि वाणी दोष के लिए शनि और बुध जिम्मेदार होते हैं, जो कि इसकी कुंडली में दोनों ग्रह अच्छे हैं। शनि भी अपनी राशि का है, जो है श्रवण नक्षत्र का है 3य भाव में, और बुध भी इसकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर के 2य भाव में बैठा। बोल तो ये कभी विलंब से सकते नहीं, केवल ये मोबाइल का दुष्प्रभाव है। तो बाबू, मोबाइल इससे रखवा लो, मोबाइल मत देखने दो। कितना भी जिद करे आप इसको मोबाइल मत पकड़ाइए। 2 महीने में बोलना शुरू कर देगा। इसको हो सके थोड़ा और बच्चों के साथ सोशलाइज करिए, पार्क में ले जाइए या किसी प्ले स्कूल में किसी ऐसी जगह डालिए जहाँ और इसके आयु वर्ग के बच्चे हों। ये 1 हफ्ते में बोलने लगेगा। कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकली इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा दुष्प्रभाव है मोबाइल का जो कि देखने को मिल रहा है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामवीर जी दिल्ली से। रामवीर जी, पूछिए, अपना सवाल आप कर सकते हैं। रामवीर जी, क्या जानना चाहते हैं? पहले आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, उसके बाद बताइए, प्रश्न कीजिए। रामवीर जी, टीवी पहले आप बंद कर दीजिए, वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। रामवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है पंडित जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे गुप्त नवरात्रि की, आपने कहा कि इसमें कल से जब नवरात्रि शुरू हुई है तो किस तरह से साधना होनी चाहिए, कैसे इन गुप्त नवरात्रि में माता को प्रसन्न किया जाए? देखिए, जैसे 2 प्रगट नवरात्र हैं, चाहे चैत्र के नवरात्र हों चाहे आश्विन महीने के नवरात्र हों, उसी तरह से ये गुप्त नवरात्र भी अपना महत्व रखते हैं। साधना की दृष्टि से पर्व के रूप में, उत्साह के रूप में, उल्लास के रूप में तो नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन साधना की दृष्टि से, एक साधक की दृष्टि से, खास करके जो शाक्त संप्रदाय में दीक्षित लोग हैं या जिनके कुल परिवार में भगवती दुर्गा की, काली की, 10 महाविद्या की उपासना की परंपरा रही है, उनके लिए गुप्त नवरात्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रही बात कि कैसे उपासना की जाए, तो जैसे उन 2 नवरात्रों में की जाती है, ठीक उसी प्रकार से नवरात्र के पहले दिन अर्थात माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल नवमी तक प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, भगवती की कलश स्थापना करनी हो, या डेली जैसे दीपक जला करके नैवेद्य इत्यादि लगाना, भोग लगाना, माला फूल जैसे षोडशोपचार सामग्री से पूजन उन नवरात्र में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से किया जाता है। इसमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना होता है, मंत्रों की सिद्धि। मान लीजिए आपने कोई अनुष्ठान या संकल्प लिया किसी कार्य के लिए, तो उस मंत्र का, उससे जुड़े हुए किसी स्त्रोत का आपने पाठ किया, तो उसको जरूर आप पूर्ण करिए। यही मेन जो है इसका एक तरह समझिए आनंद है, इसकी जो है मेन इसकी जो जरूरत है, जो करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, तो यही है कि गुप्त नवरात्र में आप मान लीजिए कुछ नहीं करते हैं तो दुर्गा चालीसा ही 108 पाठ, 1100 पाठ, जितना आप कर सकते हो संकल्प लेकर के। मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई कर्ज से घिरा हुआ है, किसी के परिवार में कोई बीमार है या स्वयं व्यक्ति बीमार है, तो केवल संकल्प लेकर के कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए मैं इतना ये पाठ करूंगा या इतना मैं मंत्र जप करूंगा, वो मंत्र इन दिनों में जपने से सिद्ध भी हो जाता है, वो स्त्रोत जागृत हो जाता है। उसके प्रभाव से जो कर्ता होता है, जो अनुष्ठान करने वाला है, जो संकल्प करता होता है, उसकी मनोरथ
पूर्ति होती है, उसकी काम जो है सिद्ध होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर हेमंत जी जुड़ गए हैं झारखंड से। हेमंत जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल है कि 15/8/93 को 5:20 में जन्म है बच्चे का मेरा, और उसका करियर क्या स्थिति है? बहुत परिश्रम करता है पढ़ने में, कंपटीशन की तैयारी में, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। ये 5:20 शाम का जन्म है कि सुबह का? 5:20 शाम, 15/8/93 का जन्म है। हाँ, कहाँ पैदा हुआ बच्चा ये? झारखंड धनबाद से बोल रहे हैं। झारखंड में पैदा हुआ? हाँ, झारखंड धनबाद। धनबाद, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसका भविष्य क्या है? देखिए, इनके नौकरी की बात की जाए तो जीविका भाव का स्वामी शुक्र है और लग्न का स्वामी शनि। शुक्र और शनि की स्थिति इनकी जन्म कुंडली में देखी जाए तो है, तो इनकी जन्म कुंडली में द्वितीय और छठे भाव में, तो सरकारी सेवा में योग तो है जाने का, क्योंकि सूर्य केंद्र में है और बुध के साथ है। लेकिन जो दशाएं चल रही हैं अभी वो इनके अनुकूल नहीं है। इनके अनुकूल दशा आएगी जनवरी 2026 के बाद। तो अगर जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के मध्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, उस समय ये जो परीक्षाएं देंगे, जो भी परीक्षा फल आएंगे, सब इनके पक्ष में आएंगे, सब इनके परिणाम जो भी होंगे वो सफलता दिलाने वाले होंगे। लेकिन अभी जनवरी 2026 तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम इनके अनुकूल, इनके पक्ष में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने एक बात जो कही कि पढ़ता बहुत है, बिल्कुल ठीक बात है। चूँकि इनका संघर्ष का स्वामी शुक्र और चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बड़ी परिश्रम करते हैं नौकरी के लिए, जीविका के लिए, और ये अपने संघर्ष में सफल भी होते हैं। लेकिन अभी जून 2026 तक इंतजार करने की आवश्यकता है। अगले साल इनको सफलता जरूर मिलेगी, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। 1 वर्ष की बात और है। वैसे बता दूं कि इसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, लग्न को पूरी दृष्टि से देखता है, पंचम को पूरी दृष्टि से देखता है, तो जीवन में कभी दुख तो नहीं होगा और कभी कोई ऐसी पीड़ा भी नहीं होगी। पढ़ने में ठीक है, बुद्धि से तेज है, तो अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करेगा। तो आप पिता होने के नाते चिंतित जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको आश्वस्त कर दूं इसकी कुंडली देख करके कि इसके प्रति किसी भी प्रकार के चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये जीवन में बहुत अच्छा करेगा और कभी भी आपका सर जो है झुकने नहीं देगा। और कुंडली अच्छी है, ये स्वभाव से, ज्ञान से, बुद्धि से, हर प्रकार से अच्छा लड़का आपका है, तो आप इसके प्रति निश्चिंत रहें। ये जो करेगा अच्छा करेगा, नौकरी भी अच्छी करेगा और करियर भी इसका अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की, इसी में ये भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा विशेष मंत्र होता है जिससे कि माता की आराधना करना ज़्यादा शुभदायी होता है? देखिए, जैसे आपने कहा विशेष मंत्र, मंत्र तो माता के सारे विशेष हैं, कौन बड़ा कौन छोटा यह कहना तो इस जो है जबान के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं एक जो दुर्गा सप्तमी का जो बीज है, जैसे कहते हैं ना कि दुर्गा आराधना का बीज, मेन जो कहते हैं सिनाप्सिस, संक्षिप्त क्या हो सकता है, तो संक्षिप्त में चूंकि दुर्गा की त्रय शक्ति की उपासना की बात कहेगी। 3 शक्ति क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये जो 3 देवियां हैं, ये 3 शक्तियां हैं। इन्हीं 3 शक्तियों से समाहित समकित एक मंत्र है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप जानती हैं कि सत, रज, तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 तरह के गुण हैं। ये 3 तरह के ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन 3 तरह के पदार्थों से 3 तरह के गुणों को, हर व्यक्ति के अंदर इन्हीं 3 में से कोई न कोई गुण रहता है। कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। अब इन 3 गुणों को एकत्र करके और जो इस पूरे संसार को चलाने की जो 5 महाभूत शक्तियाँ हैं, अग्नि है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, ये जो 5 महाभूत शक्तियाँ हैं और ये 3 गुण हैं, इन तीनों को जब एकाकार किया जाता है तो निर्माण होता है दिव्य मंत्र का, और उस मंत्र का नाम है नवाण मंत्र। और इसमें जब प्रणव जुड़ता है, प्रणव क्या है? ओम। तो पहले 3 बीज, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चै नमः, ये जो नवाण अक्षर, 9 अक्षर के ये जो मंत्र हैं, ये कहीं न कहीं हमारे जो 5 तत्व हैं, हमारे जो ये 3 गुण हैं, इन सबको समाहित करते हुए, और प्रणव तो मुख्य है, जिसमें
ओंकार कहा जाता है प्रणव को, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियाँ विराजमान होती हैं। ओंकार ओम प्रणव जोड़ते हुए और इस नवाण मंत्र का अगर जप किया जाए तो अभिष्ट की सिद्धि होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियों की कृपा मिलती है। नवाण मंत्र का जप संख्या के अनुसार, माने इसको करने से पहले ठीक प्रकार से सीख लेना चाहिए, क्योंकि बिना ध्यान के, बिना न्यास के, बिना विनियोग के, और न्यास भी अंगन न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास करके तब इस मंत्र का जप करना चाहिए। और मंत्र जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए या चंदन की माला का प्रयोग करना चाहिए। ये विशेष सावधानी है। इसको कभी भी तुलसी की माला पे या स्फटिक की माला पे इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला एक वरीयता क्रम में और द्वितीय वरीयता क्रम में चंदन की माला होती है। तो इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। और इस मंत्र के जप का प्रभाव ये होगा कि जो त्रय शक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उनकी कृपा होगी। इसके साथ साथ आपके अंदर कोई शारीरिक दोष या कोई रोग भी अगर बन रहा है तो उसका भी शमन होगा, क्योंकि पंच महाभूत इस मंत्र के प्रभाव से बिल्कुल आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। कोई भी शारीरिक व्याधि आपको घेर नहीं सकती है, आपको पीड़ित नहीं कर सकती है। हमारे अगले कॉलर जितेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी प्रणाम। ये आशीर्वाद। मेरा नाम जितेंद्र उपाध्याय है जी। और सर थोड़ा सर ये आर्थिक स्थिति से परेशान हूँ मैं जी। और थोड़ा सा सर थोड़ा डेबिट भी हो गया है ज्यादा। क्या मैं दूसरी बात सुन नहीं पाया? हेलो जी जी बताइए, आप दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कर्जे ज्यादा हो गए हैं। मैं एक अपनी जमीन बेचने जा रहा हूँ जी। और पंडित जी वो कब तक बिक जाएगी? अच्छा, आपका पहला सवाल क्या था? आप पहला सवाल मेरा ये है सर कि थोड़ा आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब चल रही है सर, थोड़ा कर्ज हो गया सर, उसके उपाय बताएं। ठीक है जी। आपका नाम जितेंद्र, आयु क्या होगी जितेंद्र जी आपकी? उम्र कितनी होगी? तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त। नहीं, उम्र बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, मैंने प्रश्न लग्न आपका बना लिया है, आप सिर्फ आयु बता दें। 43। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न किया है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आर्थिक स्थिति के बारे में बता दूं जितेंद्र जी कि आप आर्थिक स्थिति की चिंता न करें। आर्थिक स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 6 से 7 महीने में ठीक हो जाएगी। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि आपकी ज़मीन बिक नहीं रही है, सिर्फ बिक इसलिए नहीं रही है कि उस में जो है कोई न कोई प्रॉब्लम है, वहाँ के आसपास का जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है, कोई न कोई वहाँ पे इंक्रोचमेंट या ऐसी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो ज़मीन जो भी देखने आता है उसको नापसंद करके चला जाता है। थोड़ा सा आपने रेट डाउन करिएंगे तो निश्चित रूप से जून के बाद उस ज़मीन को आप बेच पाएंगे और उससे आपको अच्छा धन भी मिलेगा, उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्ज की स्थिति अभी लगभग आपको अगस्त 2025 तक परेशान करेगी जितेंद्र जी। रही बात उपाय की, तो आप हर महीने की प्रदोष काल में आप रुद्राभिषेक शिव मंदिर में करना शुरू करें। प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करने से, अब गन्ने के रस से अभिषेक करें, विशेष रूप से गन्ने के रस से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, किसी रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करने वाले वेद पाठी से आप रुद्राष्टाध्यायी का जो 8 अध्याय है उसका पाठ कराएं और जो है गन्ने के रस से अभिषेक करें। ये प्रक्रिया आप अगर 7 बार कर लेंगे, जो मासिक शिवरात्रि होती है उस दिन, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। वैसे भाग्य के सहारे भी आपकी जुलाई के बाद आर्थिक स्थिति ठीक होती दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ये उपाय अभी शुरू कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने के अंदर कोई न कोई आर्थिक सहारा, आर्थिक आपको स्थान मिल जाएगा, जिससे आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और पंडित जी, ये देखिए कि गुप्त नवरात्रि की जो साधना होती है उसमें कहा जाता है कि जो मुख्य नवरात्रे आते हैं 2 बार, उनसे ज़्यादा प्रभावशाली गुप्त नवरात्रि होती है। जी देखिए, गुप्त नवरात्र में गुप्त का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपनी साधना पूजा जो करिए वो बहुत गुप्त रखिए, गोपनीय रखिए। हर बात में जितने भी स्तोत्र की रचना हुई है, जितने भी मंत्र की रचना हुई, उसमें कहा जाता है कि गोपनीयता बहुत आवश्यक है। गोपनीय प्रयत्न, मतलब इसकी गोपनीयता हर प्रकार से रखनी चाहिए प्रयत्न करके, बिल्कुल इसको जग जाहिर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है आम भाषा में
कि अपनी माला अपने गुरु को भी नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात जिस गुरु ने सिखाया है, जिस गुरु ने दीक्षा दी है, उसको भी अपनी माला नहीं दिखानी चाहिए। और आपने देखा होगा जब करने वाले लोगों को कि वो गोमुखी के अंदर रखी जाती है, एक विशेष प्रकार के कपड़े का वस्त्र होता है जिसमें माला रखी जाती है, उसको छिपा के रखी जाती है। क्यों? क्योंकि गोपनीयता मंत्र जप में बहुत आवश्यक है। जो भी आप पूजा पाठ करें, आज तो लोग दिखावे में कि मैं इतना मंत्र जप करता हूँ, मैं इतना स्तोत्र पाठ करता हूँ, मैं इतने घंटे पूजा करता हूँ, ये तो एडवर्टाइज करते हैं। और एडवर्टाइज का परिणाम ये होता है कि उनकी साधना व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसका कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए गोपनीयता बहुत आवश्यक है। और जैसा आपने कहा कि गुप्त नवरात्र है, तो अपने गोपनीयता की वजह से इसकी जो है इतनी अधिक महत्व है, इतनी अधिक यह विशेष महत्व रखता है पूजा पाठ साधना की दृष्टि से। तो गोपनीयता जैसे मंत्रों की है वैसे इस नवरात्रि की है। तो इस गोपनीय समय में गोपनीयता के साथ आप अपने मन को अपने इष्ट के साथ जोड़ लीजिए। चाहे आप दुर्गा के साधक हैं, चाहे शिव के साधक हैं, चाहे नारायण की जिसकी भी उपासना करते हैं, इन 9 दिनों में उनके मंत्रों का, उनके नाम का, उनके स्तोत्र का जप करिए। जो भी आपके गुरु ने आपको सिखाया है, नहीं कुछ आपको आता है तो मैं बता रहा हूँ, 99 मंत्र का जप करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, बहुत आसान है। और जो भी आपकी अभिष्ट है उसकी मनोकामना के लिए आप जल लेकर के संकल्प ले लीजिए कि हे जगदम्बा, मैं ये अमुक कार्य सिद्धि चाहता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ, ये कार्य मेरा पूर्ण हो जाए आपकी कृपा से। आप जगत की स्वामिनी हैं, आप सब कुछ, सचराचर जगत आपसे नियंता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे अमुक कार्य की सिद्धि करें, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा संकल्प लेकर के आप दुर्गा चालीसा, 99 मंत्र जो भी आप कर सकते हो करिए, और 9 दिन के बाद आप देखेंगे उसका परिणाम आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। इसलिए ये गुप्त नवरात्र अपनी गोपनीयता की वजह से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर हिमांशु जी जुड़ गए हैं आगरा से। हिमांशु जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हिमांशु जी का जो है करीब फरवरी 15 से कोमा में चल रही है, और इनका भविष्य जानना है क्या है। जी, उम्र कितनी होगी हिमांशु जी की? 31 साल। इनको अटैक आया और अटैक से ये कोमा में चले गए। जी जी, उससे अभी तक कोमा नहीं निकल रहा है। देखिए हिमांशु जी की जो स्थिति है, अभी मैं प्रश्न काल से ही देख रहा हूँ कि इनकी जो स्थिति है ये नवंबर दिसंबर के बाद से ही इनको बीपी की प्रॉब्लम थी। और ये बीपी जब ठंड बढ़ी है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, तो बहुत ज़्यादा इनको शारीरिक पीड़ा हुई है, और उसकी वजह से जो है ये स्थिति इनको शारीरिक सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो स्थिति बन रही है वो मार्च तक इनके पक्ष में नहीं है। 24 मार्च तक आप इनको विशेष रूप से इनको चिकित्सीय परामर्श में रहने की आवश्यकता है। 24 मार्च के बाद इनकी सेहत में सुधार होगा और इनको स्वास्थ्य लाभ होगा, लेकिन 24 मार्च तक अभी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। आप इनके वजन के बराबर गेहूं का दान कराइए, कम से कम 7 बार मंगलवार के दिन कराइए, उससे ज़रूर इनको लाभ मिलेगा, उनसे ज़रूर इनको आराम हो जाएगा। लेकिन अभी 24 मार्च तक स्थिति क्रिटिकल दिखाई दे रही है हिमांशु जी की। आप मंगलवार के दिन जितना इनका वजन है, आप उस वजन के बराबर इनके नाम से आप गेहूं का दान कराइए, और मंगलवार के दिन इनके नाम से जो है दुर्गा सप्तशती में मृत संजीवनी विद्या का मंत्र दिया हुआ है, उसका जप अगर एक बार 1.25 लाख हो जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम इनको नहीं रहेगी। लेकिन मार्च तक इनको जो है ठीक रखना आवश्यक है। अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 14 जनवरी के बाद से स्थिति ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है ये अभी 24 मार्च तक कहीं ना कहीं ठीक नहीं दिखाई दे रही है। तो आप इनको जो है ये मंगलवार का दान कराइए, जो मैंने कहा गेहूं का, उससे इनको ज़रूर आराम मिलेगा। जी, उम्मीद करते हैं हिमांशु जी की सेहत में सुधार होगा और उन्हें उनके प्रश्न का जवाब भी मिल गया है। और जाते जाते आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया मृत संजीवनी एक मंत्र होता है जो कि दुर्गा सप्तशती में है, बहुत ही कम शब्दों में बताइएगा कि कैसे इसका पता लगाया जा सकता है। मृत संजीवनी विद्या का मंत्र, चूंकि ऐसे टेलीविजन स्क्रीन पे बोलना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपने एक प्रश्न किया ना गोपनीयता, तो मंत्रों की गोपनीयता होती है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण बता दिया, कारण बता दिया। हर मंत्र टीवी पे नहीं बताया जा सकता है, इसकी एक मनाही है। जो लोग
प्रैक्टिस में हैं, जो आध्यात्म जगत को जानते हैं, जो साधना पूजा की प्रक्रिया को जानते हैं, वो इस नियम का पालन भी करते हैं। हर विद्या, हर मंत्र कहीं भी नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन मैंने उदाहरण दे दिया क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी है, वो कहीं न कहीं जीवन और मृत्यु के बीच की एक स्थिति कोमा जो होती है, वहाँ वो बच्चा फंसा हुआ है, इसलिए मैंने उनको ये बात बता दी। अब वो दुर्गा सप्तशती किताब ले लें, इजिली गीता प्रेस गोरखपुर की उपलब्ध है, और उसमें मंत्र भी लिखा हुआ है, मंत्र की विधि भी लिखी हुई है। उसको करने या कराने का लाभ है कि जैसा नाम में ही स्पष्ट है, मृत संजीवनी, मतलब मृतक को भी जीवन देने का सामर्थ्य जिस मंत्र में है वह मृत संजीवनी है। शुक्राचार्य जी ने इसी मंत्र को सिद्ध करके भगवान शिव से जब युद्ध में उनके सैनिक मारे जाते थे तो उनको पुनः जीवित करते थे। यही वो मृत संजीवनी विद्या है, और उसके पाठ से बिल्कुल ग्रह दोष से किसी भी तरह से कोई अगर पीड़ा है उसमें जरूर शारीरिक लाभ होता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, और यहीं पर अपने दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दर्शकों ने जो कॉल हमें की उनका जवाब आपने दिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।